क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट जिसकी तैयारी महीनों तक चलती रही, जिसमें देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट शामिल थे, सेना की पूरी टीम जमीन के नीचे काम कर रही थी और फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। रेगिस्तान शांत था, धूप तेज थी, हवा भी वैसी ही बह रही थी जैसी हर दिन बहती थी। लेकिन उसी रेत के नीचे भारत एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जो कुछ घंटों बाद दुनिया की राजनीति, भारत की सुरक्षा सोच और दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सवाल ये है कि जब अमेरिकी सैटेलाइट्स पोखरण पर नजर रख रहे थे, जब विदेशी एजेंसियां भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही थीं, तब भारत ने ये ऑपरेशन उनकी आंखों के सामने रहकर भी कैसे छुपा लिया? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट था या भारत की चुप्पी के पीछे छुपा हुआ एक बहुत पुराना जवाब? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1998 से बहुत पहले जाना होगा। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दुनिया ने उसे स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना। उस दिन भारत ने साबित कर दिया था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी समझता है। लेकिन यही वो पल था जिसके बाद भारत के लिए रास्ता और मुश्किल हो गया। कई ताकतवर देशों ने भारत पर टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। न्यूक्लियर मटेरियल, एडवांस्ड उपकरण और साइंटिफिक सपोर्ट पर रोक लगने लगी। संदेश साफ था, भारत इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो। लेकिन भारत के सामने सवाल प्रतिष्ठा का नहीं था, सवाल था सुरक्षा का। 1962 में चीन के साथ युद्ध हो चुका था। 1964 में चीन न्यूक्लियर पावर बन चुका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। भारत के लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये भविष्य के दबावों से खुद को बचाने की तैयारी थी। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत के पास इच्छा भी थी, साइंटिस्ट भी थे, क्षमता भी थी, लेकिन हर कदम पर कोई न कोई नजर रख रहा था। 1974 के बाद भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया। काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन रुका नहीं। BARC, DRDO और एटॉमिक एनर्जी से जुड़े साइंटिस्ट चुपचाप रिसर्च करते रहे। लैब्स में डिजाइन पर काम होता रहा, गणनाएं होती रहीं, सुरक्षा और टेस्टिंग से जुड़ी योजनाएं बनती रहीं। बाहर से भारत शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक लंबी तैयारी चल रही थी। फिर 1995 में एक मौका आया। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की। पोखरण में कुछ गतिविधियां शुरू हुईं, लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। अमेरिकी सैटेलाइट्स को इलाके में असामान्य हलचल का अंदाजा हो गया। इंटरनेशनल प्रेशर आया और मिशन रोकना पड़ा। बाहर से ये एक रुकावट थी, लेकिन भारत के लिए ये एक सबक था। उस दिन दिल्ली और वैज्ञानिक टीमों ने समझ लिया कि अगर अगली बार टेस्ट करना है तो सिर्फ साइंस काफी नहीं होगी, सीक्रेसी भी साइंस जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। मिशन ऐसा होना चाहिए कि सैटेलाइट तस्वीरें लें, एजेंसियां देखें, दुनिया अंदाजा लगाए, फिर भी असली काम उनकी नजरों से बच जाए। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। नई सरकार आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदंबरम से बात हुई। डॉक्टर कलाम मिसाइल प्रोग्राम और DRDO से जुड़े थे। वो जानते थे कि रक्षा तकनीक, डिलीवरी सिस्टम और अलग-अलग संस्थाओं को एक साथ कैसे लाया जाता है। डॉक्टर चिदंबरम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। वो न्यूक्लियर डिजाइन और एटॉमिक साइंस के केंद्र में थे। दोनों की भूमिका अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक था। भारत को एक ऐसा ऑपरेशन करना था जो सिर्फ सफल ना हो बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दे। इसके लिए एक छोटी कोर टीम बनाई गई। इसमें BARC, DRDO, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, सेना के इंजीनियर्स और कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। लेकिन इस टीम का सबसे बड़ा हथियार कोई मशीन नहीं था। सबसे बड़ा हथियार था जानकारी को सीमित रखना। हर व्यक्ति को सिर्फ उतना पता था जितना उसके काम के लिए जरूरी था। किसी को साइट प्रिपरेशन का हिस्सा पता था, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स का, किसी को मूवमेंट शेड्यूल का, किसी को फाइनल टेस्ट टाइमिंग का। अगर
कहीं से कोई जानकारी लीक भी होती तो पूरा मिशन उजागर न हो। सोचिए, इतने बड़े ऑपरेशन में लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहुतों को पूरा सच नहीं पता था। ये कोई सामान्य तैयारी नहीं थी, ये एक ऐसी चुप्पी थी जिसे देश की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। अब मिशन का ग्राउंड जीरो था पोखरण टेस्ट रेंज, राजस्थान। पोखरण भारत के लिए परिचित जगह थी। सेना वहां की जमीन, मौसम, रास्तों और सुरक्षा को समझती थी। लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो दुनिया को पहला शक पोखरण पर ही होना था। अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स उस इलाके पर नजर रखते थे। रेगिस्तान में अगर नई खुदाई दिखती, भारी गाड़ियों की मूवमेंट दिखती या जमीन पर अजीब निशान दिखाई देते तो तस्वीरों में सब पकड़ा जा सकता था। इसलिए ऑपरेशन शक्ति का पहला लक्ष्य टेस्ट करना नहीं था, पहला लक्ष्य था टेस्ट की तैयारी को सामान्य दिखाना। भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को साइट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। उनका काम सिर्फ गड्ढे खोदना नहीं था, उन्हें अंडरग्राउंड शाफ्ट्स तैयार करने थे, केबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगाने थे, डिवाइसेस के लिए जमीन के नीचे चेंबर्स बनाने थे और फिर हर निशान मिटाना था, क्योंकि अगर काम करके छोड़ दिया जाता तो सैटेलाइट सब देख लेती। यहाँ हर कदम 2 बार सोचा जाता था, पहले काम कैसे करना है और फिर ये कि कैसे दिखाना है कि कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले टेस्ट शाफ्ट्स की तैयारी हुई। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में डिवाइस को जमीन के अंदर रखा जाता है, फिर शाफ्ट को सील किया जाता है ताकि ब्लास्ट एनर्जी जमीन के अंदर ही रहे और रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर ना निकले। इसलिए शाफ्ट की गहराई, रॉक क्वालिटी, मिट्टी की बनावट और सीलिंग टेक्निक बहुत जरूरी होती है। पोखरण में अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग शाफ्ट्स तैयार किए गए। कुछ गहरे थे, कुछ लो यील्ड डिवाइसेस के लिए छोटे। लेकिन असली मुश्किल खुदाई नहीं थी, असली मुश्किल थी खुदाई को छुपाना। डिगिंग होगी तो रेत निकलेगी, रेत निकलेगी तो ढेर बनेगा, गाड़ियां चलेंगी तो टायर मार्क्स बनेंगे, केबल्स बिछेंगे तो जमीन की सतह बदल जाएगी। ये सारे साइंस सैटेलाइट इमेजेस में पकड़े जा सकते थे। इसलिए इंजीनियर्स ने काम करने का तरीका बदल दिया। दिन में साइट सामान्य दिखती थी और रात में असली काम होता था। भारी उपकरण रात में मूव होते, सुबह होने से पहले उन्हें वापस उसी जगह खड़ा कर दिया जाता जहां वे पहले थे। अगर सैटेलाइट सुबह तस्वीर ले तो उसे लगे कि कुछ भी नहीं बदला। जहां रेत निकली उसे नेचुरल ड्यून्स जैसा आकार दिया गया। रेगिस्तान में रेत के टीले भी अपनी दिशा और टेक्सचर रखते हैं। इंजीनियर्स ने उसी पैटर्न को कॉपी किया ताकि ऊपर से देखने पर सब प्राकृतिक लगे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये जमीन पर किया गया छलावा था। लेकिन अब एक और चुनौती थी, साइंटिस्ट्स को पोखरण तक कैसे लाया जाए। अगर अचानक देश के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स वहां दिखाई देते तो विदेशी एजेंसियों को शक हो सकता था। इसलिए उनकी मूवमेंट भी बहुत सावधानी से प्लान की गई। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में आए, कई बार मिलिट्री कवर के अंदर रहे। उनका आना जाना ऐसा रखा गया कि बाहर से लगे जैसे सेना का सामान्य टेक्निकल काम चल रहा है। कम्युनिकेशन सीमित था, मिशन से जुड़े लोग खुले डिस्कशन से बचते थे। संवेदनशील जानकारी लिखकर कम रखी गई, कई निर्देश सीधे दिए गए, क्योंकि कागज पर लिखा हुआ सच कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी बीच जमीन के नीचे डिवाइसेस की तैयारी आगे बढ़ रही थी। 11 मई के लिए 3 डिवाइसेस तैयार किए गए, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, एक फिशन डिवाइस और एक लो यील्ड सब किलोटन डिवाइस। इन टेस्ट्स का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, भारत अलग अलग डिजाइन्स की विश्वसनीयता समझना चाहता था। डिवाइस कैसे परफॉर्म करता है, जमीन के अंदर ब्लास्ट कैसे कंटेन होता है और भविष्य की गणनाओं के लिए कौन सा डेटा मिलता है, ये सब बेहद जरूरी था। यानी ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत की न्यूक्लियर समझ की परीक्षा थी। 10 मई 1998 को मिशन अपने सबसे नाजुक चरण में पहुंचा। डिवाइसेस को शाफ्ट्स में रखने की तैयारी शुरू हुई। ये वो स्टेज थी जहां एक छोटी गलती पूरा ऑपरेशन रोक सकती थी। अगर सैटेलाइट ने गतिविधि पकड़ ली, टेस्ट रुक सकता था। अगर मौसम खराब रहा, टेस्ट टल सकता था। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, महीनों की तैयारी खतरे में पड़ सकती थी। पब्लिक अकाउंट्स के अनुसार सबसे पहले सब किलोटन डिवाइस को शाफ्ट में रखा गया, फिर उसे सील किया गया। उसके बाद थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को गहरे शाफ्ट में नीचे उतारा गया। ये काम रात में आगे बढ़ता रहा। डिवाइस को शाफ्ट में उतारना बेहद डेलिकेट काम था। हर केबल, हर सेंसर, हर कनेक्शन सही होना जरूरी था। सुबह तक तीनों मुख्य डिवाइसेस अपने अपने शाफ्ट्स में तैयार थे।
ऊपर से कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था, ना कोई मिसाइल लॉन्चर, ना कोई हथियार, ना कोई परेड। बस रेत के नीचे सील्ड शाफ्ट्स थे, उनसे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे और कंट्रोल बंकर में बैठे कुछ लोग थे जिनकी नजर हर इंडिकेटर पर थी। और यहीं से कहानी और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ तैयार था, लेकिन बटन अभी भी नहीं दबाया जा सकता था। 11 मई की सुबह टेस्ट का प्लान था, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट में मौसम भी बहुत अहम होता है। अगर कहीं वेंटिंग हो जाए तो हवा की दिशा आबादी वाले इलाकों से दूर होनी चाहिए। सुबह हवा अनुकूल नहीं थी, टीम को इंतजार करना पड़ा। सोचिए उस कंट्रोल रूम का माहौल। डिवाइसेस जमीन के नीचे रखे जा चुके थे, शाफ्ट्स सील हो चुके थे, महीनों की तैयारी अपने अंतिम पॉइंट पर थी, लेकिन अंतिम आदेश हवा के बदलने का इंतजार कर रहा था। दोपहर तक विंड कंडीशंस बेहतर होने लगी। फाइनल चेक्स शुरू हुए, इंस्ट्रूमेंट्स देखे गए, फायरिंग सर्किट्स चेक हुए, शाफ्ट इंडिकेटर्स वेरीफाई किए गए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की पुष्टि हुई। फिर फाइनल ऑथराइजेशन चेन एक्टिवेट हुई। के संथानम ने काउंटडाउन एक्टिवेशन प्रोसेस रेंज सेफ्टी ऑफिसर को हैंडओवर किया। रेंज सेफ्टी ऑफिसर ने इंडिकेटर्स वेरीफाई किए। बीएआरसी और डीआरडीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए सिस्टम अनलॉक हुआ। ये सब इसलिए था ताकि अंतिम डेटोनेशन कंट्रोल्ड, वेरीफाइड और ऑथराइज्ड तरीके से हो। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार सिर्फ टीम नहीं, इतिहास कर रहा था। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पोखरण की रेत के नीचे 3 डिवाइसेस एक साथ डेटोनेट हुए। जमीन के अंदर शॉक वेव पैदा हुई, रेगिस्तान की सतह पर हल्की मूवमेंट हुई, धूल उठी। सेंसर्स ने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में रीडिंग्स कंफर्म हुई, टेस्ट सफल था। लेकिन उस समय तक दुनिया को पता नहीं था कि भारत ने क्या कर दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने सरकारी आवास पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। कंफर्मेशन मिलते ही घोषणा की तैयारी हुई। कुछ ही देर बाद भारत ने दुनिया को बताया कि पोखरण में 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक किए गए हैं। दुनिया हैरान थी। ये सिर्फ इसलिए चौंकाने वाला नहीं था कि भारत ने टेस्ट किया, ये इसलिए चौंकाने वाला था कि भारत ने ऐसा करते समय दुनिया की नजरों को चकमा दे दिया। जो सैटेलाइट्स देख रहे थे वे निर्णायक पल नहीं पकड़ पाए। जिन एजेंसियों को शक था वे ऑपरेशन रोक नहीं पाई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 13 मई 1998 को 2 और सब किलोटन टेस्ट किए गए। अब कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट पूरे हो चुके थे। ऑपरेशन शक्ति की टेस्ट सीरीज पूरी हुई। भारत ने साबित कर दिया कि उसके पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन डिजाइन्स को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन इस सफलता के साथ ही दुनिया की प्रतिक्रिया शुरू हुई। अमेरिका, जापान और कुछ अन्य देशों ने भारत पर सैंक्शंस लगाए। डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ा। इंटरनेशनल मीडिया में बहस शुरू हुई। कुछ देशों ने भारत की आलोचना की, कुछ ने संयम की बात कही। लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी। भारत ने कहा कि ये टेस्ट्स किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और डेटरेंस के लिए है। डेटरेंस का मतलब है ऐसी ताकत रखना जिससे दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉर्मल शेप देने लगा। नो फर्स्ट यूज जैसे सिद्धांतों की तरफ कदम बढ़े। भारत ने यह बताने की कोशिश की कि शक्ति दिखाना और शक्ति का गलत इस्तेमाल करना दोनों अलग बातें हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक गुप्त टेस्ट नहीं था, ये एक जवाब था उन रिस्ट्रिक्शंस को जिन्होंने भारत को रोकने की कोशिश की, उन शक करने वालों को जिन्हें लगता था कि भारत टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा, उन दबावों को जो चाहते थे कि भारत अपनी सुरक्षा के फैसले दूसरों की अनुमति से ले। इस टेस्ट ने भारत की स्ट्रेटेजिक पहचान बदल दी। दुनिया ने भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री की तरह देखना बंद किया। भारत अब एक गंभीर स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में सामने आया। दूसरी तरफ साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस भी साबित हुई। जिस देश को टेक्नोलॉजी देने से रोका गया, उसी देश ने अपनी रिसर्च, अपनी इंजीनियरिंग और अपने लोगों के दम पर यह मिशन पूरा किया। भारत के टेस्ट्स के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अब संघर्ष सिर्फ कन्वेंशनल वॉर तक सीमित नहीं था, अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट और एस्केलेशन कंट्रोल जैसे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जरूरी हो गए। इसलिए 11 मई सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट की तारीख नहीं रही, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे बना। उस दिन भारत ने दुनिया को कोई धमकी नहीं दी, बस अपनी तैयारी का प्रमाण दिया। पोखरण की रेत के नीचे सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं थे, वहां एक
देश का आत्मविश्वास छुपा था, लेकिन अंतिम सच शायद इससे भी बड़ा है। ऑपरेशन शक्ति ने दुनिया को ये नहीं बताया कि भारत युद्ध चाहता है, उसने दुनिया को बताया कि भारत डर कर शांति नहीं चाहता। भारत बातचीत में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी सुरक्षा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता। 11 मई 1998 को रेत कुछ पल के लिए हिली थी, लेकिन उसके बाद दुनिया ने भारत को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। यही ऑपरेशन शक्ति की असली शक्ति थी। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये भारत का शांत, संयमित और अडिग ऐलान था। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के उन साइंटिस्ट्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स और निर्णय लेने वाले लोगों को समर्पित है जिनके नाम शायद हर किसी को याद ना हो, लेकिन जिनके काम ने भारत की सुरक्षा और आत्मविश्वास को नई पहचान दी है। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।